डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पे आप देख रहे हैं सियासी बात और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हमारे साथ हैं सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी ज्योति जी, नमस्कार। सुनीता जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, पर नतीजे से पहले एक बार बात कर लेते क्योंकि आपकी टिकट कट गई थी और उसके बाद अशोक तंवर पर भरोसा जताया था हाईकमान ने और उनको चांस दिया गया। उसके बाद वो जीत के भी आए। क्या वजह रही थी? देखिए, ऐसा है कि जो है बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए संगठन जो है वो कोई निर्णय करता है और संगठन ने निर्णय किया कि मुझे अब की बार जो है वो लोकसभा चुनाव ना लड़ाकर बल्कि जो है कि मैं जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं, उनकी पूरी जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो उनको सपोर्ट करूँ, उनको हेल्प करूँ। तो उसी कड़ी में जो है हमारे अशोक तंवर जी जो कि पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे 2019 तक और बल्कि 2019 में हम लोगों का ही आमना-सामना हुआ था और उसमें वो कांग्रेस पार्टी में थे और जब हम लोग चुनाव लड़े तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मैंने उन्हें शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा और वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। फिर उसके बाद वो 1-2 पार्टी में और गए और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जॉइन किया। तो बहुत से समीकरणों को, बहुत से बातों को मद्देनज़र रखते हुए संगठन ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और उनको सिरसा से जो है वो टिकट दी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कहें कि दुर्भाग्यवश जो है वो जीत नहीं पाए। तो लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी कार्यकर्ता सभी उसके पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और हम लोग विधानसभा के अंदर तीसरी बार फिर से जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे और एनडीए की सरकार जो है हमारी केंद्र के अंदर अब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार काम कर रही है। आप लोगों को सबको मालूम ही है और 5 जो है लोकसभा के सांसद के सदस्य जो हैं, उनका योगदान हरियाणा की तरफ से जो है एनडीए की सरकार में। जी सुनीता जी, इस दरमियान जब आपकी टिकट कटी तो कई सारी बातें सामने आई। हालांकि एक बात और लोग कही जा रही थी लोगों के द्वारा, ये कहा गया कि बीजेपी ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ये देखा गया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। उसके बाद एक सेगमेंट बीच में ये आया था कि किसान आंदोलन के दौरान जो नोकझोंक हुई, एक तो वो चीजें थी। तीसरी बात ये भी कही जा रही थी कि क्योंकि आप राजस्व अधिकारी रह चुके, राजस्व विभाग में आप कार्य कर चुकी हैं, तो लोगों के बीच में एक ऐसी भी छवि आपकी गई कि अफसर शाही स्टाइल में आपने काम किया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। तो उस सर्वे में ऐसी बातें निकलकर सामने आई, इसीलिए बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया। देखिए, ऐसा है कि जो बीत गई वो बात गई। जो चीज़ अभी जा चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए जी कि बिल्कुल। 2019 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुझे सौभाग्य से मौका मिला, तो 3,20,000 के करीब से हमने जो है वहाँ पर जीत दर्ज की थी और इसके बीच में मैंने 5 सालों में सांसद के तौर पर जिस तरह से काम किया वो सबके सामने है। 100% मेरी पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस रही और इसके साथ-साथ रेलवे के बारे में मैं कहूँ सिरसा लोकसभा में जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मेहनत के साथ मैंने काम किया, कितनी ही ऐसी ट्रेन्स जो हैं वो हमने नई चलवाई और वहाँ पर हमने 5-5 जो रेलवे स्टेशन है उनको अमृत स्टेशन के अंदर उनकी कायाकल्प करने का काम किया। और जो भी हमारा एमपी लैड का जो पैसा था उसको बहुत ईमानदारी के साथ और एक-एक पैसे की पाई-पाई को जो है बहुत सही तरीके से सही जगह पर जो है हमने इस्तेमाल किया और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ था। लेकिन कई बार कोई स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत जो है कोई ना कोई कई तरह के समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है वो सिरसा की टिकट जो है वो अशोक जी को गई और जो है और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। जी सुनीता जी, बीजेपी जिस तरीके से 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी लोकसभा चुनाव में, 11% लगभग वोट शेयर बीजेपी का गिर चुका है, 5 सीटें गंवा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को अगर हम इसी नजरिए से देखें तो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, अभी 10 में से 5 हम लोग सीट जो है वो लेकर आए हैं और इसके साथ-साथ एक विधानसभा की सीट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा। तो
6 सीटें जो हैं हम लोग इस चुनाव के अंदर लेकर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कल भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जो है महेंद्रगढ़ में आए थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो जोश भरने का काम किया, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, और अभी नए हमारे जो नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बडोली जी, जिन्होंने कि खुद चुनाव लड़ा सोनीपत से, और मुझे लगता है कि और जो राई से विधायक भी हैं, तो इनके नेतृत्व में जो है वो हमारी पार्टी जो है वो मैदान में उतरेगी, और पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जी। अच्छा, एक बात और है सुनीता जी, क्योंकि बार-बार ये बातें कही जा रही हैं कि चेहरे का खेल है। हालाँकि नायब सिंह के चेहरे को लेकर अमित शाह जी ने ये बात एक रैली में क्लियर कर दी कि इन्हीं की अगुवाई में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। पर आज एक देखिए एक वाकया हुआ, कल के ओबीसी मोर्चा सम्मेलन रैली समथिंग थी, उस रैली में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उस रैली की। उसमें ये देखा जा रहा था कि राव इंद्रजीत नाराज थे और उनकी नाराजगी देखी गई। उसके बाद अमित शाह उन्हें कहते कि आप बगल में आ जाइए, और नायब सैनी को कहते आप आगे चले जाइए। तो लोग इसे लेके काफी चुटीले अंदाज में सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्या चेहरा बदल सकता है? देखिए, ये इतने जो बहुत बड़े लेवल के जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, और शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले भी लिया है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जिस तरह से जो पंचकुला के अंदर जो हमारी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बता कर गए हैं कि आगामी चुनाव जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और आने वाले समय में नेक्स्ट टर्म में जो है वो उन्हीं को ही जो है मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, और उन्होंने बिल्कुल जो है सबके समक्ष ये बात रखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर, सभी कार्यकर्ता मिलकर उनके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। जी। जैसे हमारी जो टीम है वो लगातार ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो पे काम कर रही है, ज़मीनी स्तर को बहुत अच्छे से परख रही है। तो हमने जब सर्वे किया तो 2-3 चीज़ें मैं आप चाहूँगी कि आपसे साझा करूँ, निकल कर सामने आई। हमने किसानों जी, से बात की, हमने जी, महिलाओं से बात की, हमने गाँवों में जाके लोगों से बात करके जानने की कोशिश की कि कौन-सी ऐसी वजह थी कि लोकसभा में इतना बड़ा रिज़ल्ट, आप सोचिए 10 सीटें जीत कर आई थी जो सरकार, वो 5 सीटों पर सिमट गई। तो उन्होंने कहा कि किसानों की, जमींदारों की नाराजगी है बीजेपी से। ऐसे कौन से कारण हैं? देखिए, जो भी कारण रहे उसके बारे में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपना फीडबैक शीर्ष नेतृत्व हुँ, को देते हैं, और प्रदेश के नेतृत्व को देते हैं, और प्रदेश का नेतृत्व जो है उसको केंद्र के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन तक उस बात को पहुंचाते हैं, और उसके बाद इन सभी बातों की समीक्षा की जाती है, इनका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद जहां कहीं पर भी कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। सुनीता जी, अभी तक जितने लोगों से हमने बातें की, आपके चाहे वो एमएलए हो, सिटिंग एमएलए हो, हमने बाकी नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से बात की। बीजेपी के नेताओं द्वारा एक शब्द, एक बात बार-बार कही जा रही थी और अभी भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो वो हारे हैं, 5 सीटें हरियाणा से उन्होंने गँवाई है और भी कई राज्यों में। तो उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर बरगलाने का काम किया गया। सवाल मेरा ये है मैम कि अगर बरगलाने का काम किया गया और लोकसभा चुनाव के बाद अब महज़ लगभग 3 महीने हैं विधानसभा चुनाव में, और अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को भड़काया गया, तो क्या 3 महीना जो समय है वो पर्याप्त है उन्हें फिर घर वापसी करवाने के लिए? क्या विधानसभा में चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी? देखिए, जब विपक्षी दलों को कुछ नहीं मिलता है, तो वो कोई ना कोई इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आम जनमानस जो है उससे भटक जाए। और हम लोग पुरज़ोर कोशिश में हैं कि ये जो इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है, उसको हुँ, हम किस तरह से सुधार सकें, और आम जनमानस के अंदर इस बात को अच्छी तरीके से बता सकें कि जो संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हुँ, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है उसके अंदर अगर आप देखें, तो जिस तरह से उन्होंने राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, राज्य की सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, तो ये सब काम जो हैं अगर हुँ, संविधान को बदलने के किसी ने किए हैं तो वो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। तो हम लोग जो हैं वो सभी कार्यकर्ता बंधु इसमें लगे हैं कि ये नैरेटिव जो सेट किया गया है उसको हम सुधार सकें, उसको ठीक कर सकें, लोगों के मन में ये बात जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान की रक्षक है।
जी। सुनीता जी एक बात और है क्योंकि हरियाणा की जब बात आती है तो क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान है और किसानों के बिना हरियाणा को जाना ही नहीं जा सकता। तो क्योंकि किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी देखी गई, तो क्या बीजेपी कुछ ऐसे फैसले ले सकती है विधानसभा चुनाव से पहले? क्योंकि किसानों को साधना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी, वो हमेशा कोशिश करती है किसान उनसे नाराज़ ना हो क्योंकि काफ़ी संख्या में हरियाणा में किसान ही हैं। तो ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला बीजेपी ले सकती है? बड़े फैसले किसानी को लेकर, कृषि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर हम एमएसपी की बात करें तो या मुआवजे की बात करें या कि फसल बीमा की बात करें तो जितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि को ध्यान में रखते हुए किया है, इतना इससे पहले कांग्रेस की सरकार में कभी भी नहीं हुआ। उनको जो है वो कंपनसेशन के नाम पर जो किसान भाइयों को जो चेक दिए जाते थे 2-2 ढाई-ढाई रुपए के, वो आज भी उनके जो है वो उनके मानस पर उनके जो है वो दिमाग में है इस बात को लेकर। वो लोग अभी भी हम लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि जी हम लोग जो है हमें जो कंपनसेशन के नाम पर किस तरह से जो है वो हमारे साथ एक मजाक किया जाता था। और आज देखिए लाखों लाखों रुपया जो है वो हम चाहे मुआवजे के लिए बात करें, चाहे हम फसल बीमा के लिए बात करें, वो जो है उनके खातों में आता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये ऐसी योजना कि जिसमें एक छोटे किसान भाई का जिस तरह से सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक क्लिक पे कर देते हैं और उनके सीधा उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो इन सब से जो है वो धीरे-धीरे जो हमारे किसान भाई हैं, उनके मन में ये बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो किसान हितैषी सरकार। जी। सुनीता मैम एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी आपसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्राउंड सर्वे कर रहे थे, तो किसानों से जब बात हुई तो किसानों ने एक और समस्या हमारे समक्ष रखी, उन्होंने कहा किसान पोर्टल। उन्होंने कहा किसान पोर्टल की वजह से जो बीच के जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उनसे उनका रिलेशन खराब हो रहा है। वो कहते हैं कि हमें अभी ज़रूरत पहले पड़ती थी तो हम चले जाते थे। आज हमें ज़रूरत होती है, हम उनके पास जा नहीं सकते। तो बीजेपी सरकार ने किसानों और आड़तियों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब किया है। अब सुनीता मैम यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी और एक समझ का फेर है कि किसान उस पोर्टल के फ़ायदे नहीं समझ पा रहे या फिर सच में किसानों को उस पोर्टल से नुकसान है। मुझे लगता है कि देखिए जैसे-जैसे धीरे-धीरे जो है वो हमारी टेक्निक्स जो हैं, वो एडवांस होती जा रही हैं, उसके हिसाब से ही हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और उनका हमें फ़ायदा मिल भी रहा है। हुँ, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप सही तरीके से अपने सभी जो है जानकारियों को अगर आप उस पर डालते हैं, तो जैसे अगर हम पोर्टल की ही बात करें, तो पोर्टल में जो है वो हमारे पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नो सावी थे, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए जो है आम जनमानस के अंदर इस बात को बताने की कोशिश की कि ये सब तुम्हारे लाभ के लिए है। और किस तरह से आप ये देखिए कि पहले कोई समय था कि जब किसी का कोई भी किसी भी तरह का, चाहे हम उनको किसी राशन कार्ड की बात करें या उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई पेंशन मिलने की बात करें, तो उनको बहुत से चक्कर जो है वो जगह-जगह ऑफिसेज़ में काटने पड़ते थे। अब एक बार अगर जैसे जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी सभी पोर्टल पर अगर आ जाती है, तो स्वमेव आप ये देखिए कि जैसी उनकी एज होती है, तो चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें या कोई भी पेंशन की बात करें, वो स्वतः ही जो है उनके खातों में आनी शुरू हो जाती है। तो जिनको हुँ, सही तरीके से इसका लाभ मिल रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि उनको कितना सुकून है इस बात का कि बिना किसी ऑफिस में जाए हुए उनके ये काम हो रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कुछ हमारे ऐसे भाई-बंधु भी हैं जो कि इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समाधान के नाम से जो है, वो सभी जगह पर इस तरह से जो है वो लागू किया है कि जहाँ पर जिसकी जो भी दिक्कत है उसको वो वहाँ पर उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। तो मुझे हुँ। लगता है कि इससे भी जो है हमारे जो आम जनमानस है उनको बहुत लाभ मिलेगा। 3 पॉइंट्स है मेरे पास सुनीता जी, मैं चाहूँगी कि आप उन तीनों पॉइंट्स पे अलग-अलग प्रतिक्रिया दें। पहला पॉइंट तो ये है कि खट्टर साहब ने कई कड़े फैसले लिए और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इसलिए नाराज़गी भी करनाल में उनको झेलनी पड़ी और लोग नाराज़ भी काफ़ी आए उनसे नज़र आए। पर नायब सैनी जिस तरीके से उनके कई फैसलों को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप पंचायत एक उदाहरण ले लीजिए, पंचायत को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। क्या नायब सैनी क्या सचमुच में मनोहर लाल खट्टर ने जो फैसले लिए वो फैसले सही नहीं थे?
इसलिए उन फैसलों को बदला जा रहा है, या फिर ये नाराजगी दूर कर विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब भी आप कोई नई चीज करते हैं तो उसके अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। माननीय हम्म। मनोहर लाल जी ने जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके भले के लिए ही जो है ये जो काम किए वो उनके भले के लिए ही उन्होंने किए, कि उन्होंने हमेशा ही ये सोचा कि अंत्योदय के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जो है वो सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो अगर लंबे समय तक आप ये देखते हैं कि आपने वो योजनाएं लागू करी हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग ऐसा है कि जो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने निर्णय लिए हैं और उन्होंने जिस तरह से सभी सरपंच भाइयों के लिए जो 21 लाख की जो लिमिट है वो की है, और भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिनको वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, जिनको वो आशा लेकर आए भी नहीं थे, वो सब भी उनके लिए जो है वो की है। मैं खुद इसकी साक्षी रही हूँ। कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह से जो है सभी हमारे सरपंच भाई वहां पर उपस्थित रहे और वहां पर उनको बहुत से लाभ जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दिए, तो उसके बाद से उनके अंदर बहुत जो है वो जोश है और बहुत खुशी है इस बात की कि ऐसी-ऐसी चीजें जो एक लंबे अरसे से बहुत पिछले कई सालों से जो है वो चली आ रही थी। जैसे हम सिंपल छोटी-सी ही बात करें, अगर जैसे कि अगर कहीं कोई त्योहार अगर आता है तो आपके गाँव के अंदर आप केवल 500 रुपए जो है आप उससे आप जो है बच्चों को लड्डू वगैरह दे सकते थे। जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है या गणतंत्र दिवस आता है, लेकिन अब उसके लिमिट को जो है बढ़ाकर 5,000 रुपए तक किया गया। तो इस तरह से कितनी ऐसी लिमिट्स हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं, उनके भी नॉमिनल से जो है वो चार्जेस होते थे, उनको भी बढ़ा-बढ़ाकर जो है वो कई-कई हज़ार रुपए किया गया। तो ये ऐसी छोटी-छोटी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत टाइम से जो है लगातार एक ही सिस्टम से चली आ रही थी, तो उसको हमारे आदरणीय वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम किया और उससे सरपंच भाइयों के अंदर बहुत खुशी है। जी। सुनीता जी, क्योंकि समय का अभाव है तो एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे चाहूंगी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? क्योंकि चर्चाएं ऐसी सामने आ रही हैं। देखिए, हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारा काडर बेस जो है हमारी पार्टी है और उसमें एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी ज़िम्मेवारी जो है वो हमारा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें देगा, हम उसको पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सियासी बात, और सियासी बात में हमारे साथ थी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।